हेलो। मेरी आवाज आ रही है? कोई कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ सर, आ आ रही है रही सर। है। आ रही है सर। आज हम लोगों को पढ़ना था ये नॉमिनल एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स। यही पढ़ना था ना? हेलो। नॉमिनल यस सर। चलो ठीक है, अब मैं मीटिंग को पहले लॉक करता हूँ, उसके बाद। नहीं तो 7 मिनट 8 मिनट हो गया, अभी तक कोई आया नहीं। मतलब आने का सिलसिला जारी है, इससे कुछ होने जाना नहीं है। हाँ, थोड़ा हम लोग पहले डिस्कशन कर लें कि ये रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता क्या है। फर्स्ट लेट मी स्टॉप शेयरिंग, मैं थोड़ा बात कर लूँ। देखिए, रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये बहुत कॉमनली यूज्ड एक्सचेंज रेट्स है। और इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा एक एस्पेक्ट पे आऊंगा जिसमें हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है ये रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है? What is real GDP and what is nominal GDP? Do you have any idea, class? Real GDP and nominal GDP. Nobody is answering. अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस। अगर हम लोग रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी का मतलब हुआ कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइस पे। तो दोनों में फर्क क्या है? ये करंट प्राइस और बेस ईयर के प्राइस, दोनों प्राइसेस में फर्क क्या है? फर्क बहुत सिंपल है। ये कि जो करंट ईयर का प्राइसेस रहता है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो मूवमेंट्स होता है, प्राइस वेरिएशंस जो होता है, वो एडजस्टेड नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी में वो प्राइस एडजस्टेड होता है। तो अगर वी टॉक अबाउट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, तो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी जिस तरीके से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद एक्सचेंज रेट्स, वो मतलब नेशनल इनकम का वैल्यूएशन निकाला जाता है, ठीक उसी तरीके से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी या रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया? एक ऐसा एक्सचेंज रेट हुआ जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं रहता है। हर इकोनॉमी का लेवल ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग रहता है। इंडिया में लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कुछ और है, जापान का लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कुछ और होगा, जर्मनी का लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कुछ और होगा, अमेरिका का लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कुछ और होगा। तो अगर हम लोग अपने एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट करते हैं विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर द इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, इट इज सेड टू बी अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन अगर हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं इंडेक्सेशन के सहारे, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग इंडेक्सेशन कहते हैं। तो जब आप उस इंडेक्सेशन के सहारे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं ताकि एक पैरिटी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन किया जाए, तो उसको हम लोग रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एम आई क्लियर क्लास?
difference between real and real and nominal exchange rate. क्लियर हुआ? यस सर। क्या है, हमको बताओ कोई। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हुआ? Toshi, you are not feeling well today? सर एक्चुअली मेरे घर के बगल में कोरोना से किसी का डेथ हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। सर दे वर आस्किंग फॉर हेल्प पर हम लोग नहीं कर पाए। किस किस तरीके की हेल्प बाबू? सर वो अकेले माँ और बेटी रहती थी तो सर, लेकिन कोरोना का समय था तो कोई हेल्प नहीं कर पाता मैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट कर्स योरसेल्फ टोशी, राइट? यस। डोंट कर्स योरसेल्फ बाबू, मत परेशान हो। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, उसके बगल में भी रात में डेथ हो गई, तो वो कोविड से ही। ठीक है, हॉस्पिटल में लोग लेके आए थे और रात Am I audible? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग के साथ, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन शायद अगर हम लोग के साथ ही होगा तो कोई नहीं आएगा, बिकॉज एवरीबडी विल लुक फॉर देयर सेफ्टी एट फर्स्ट, है ना? तो डोंट कर्स। हेलो, यस सर। यस सर। गुलशन इसी बैच का स्टूडेंट है क्या गुलशन? नहीं, वो बीसीए का है सर। गुलशन कुमार, वो बीसीए का है। ठीक है, ठीक है। तोशी, तो यू नीड टू बी फाइन, डोंट वरी। यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के ऊपर? रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस एक सर। ऐसा एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसका फिक्सेशन होता है विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर इन्फ्लेशन रेट्स और वेरिएशंस इन द रेट ऑफ प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल वेरिएशंस को एडजस्ट किए बगैर जब आप एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हुआ? जब आप अलग अलग देशों में प्राइस लेवल के वेरिएशंस के हिसाब से या इन्फ्लेशन को देखते हुए चीजों को एडजस्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं।
एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड मेक इट फास्ट। सर यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, एंड आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन आर कॉल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सर ये तो पब्लिक डोमेन फिर करंट मार्केट प्राइस को रिलेट कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ओके सर। जो प्राइस पब्लिक डोमेन में है वो प्राइस क्या हो जाएगा? करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस हो जाएगा। यस सर। समझ आ गया सर, समझ आ गया ये। तो सुनना ध्यान से, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। Nominal exchange rate is the value of one currency in terms of another at given point of time. The exchange rates that we get to see on daily basis and are available in public domain are called nominal exchange rates. मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक डोमेन में है, जो डेली बेसिस पे है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स। क्यों कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स? क्योंकि वो डे टू डे प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस होता है उसके आधार पे जो एक्सचेंज रेट होता है। जैसे अभी जो हम लोगों ने कल, मान लीजिए आपने यूएस डॉलर और आईएनआर का एक्सचेंज रेट देखा 75 रुपीज, आज आप देख रहे हैं 74 रुपीज 90 पैसे, आपने 3 दिन पहले देखा था 74 रुपीज 85 पैसे। तो ये जो पब्लिक डोमेन में डे टू डे बेसिस पे जो फ्लक्चुएशंस और जो प्राइस कोट किया जा रहा है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। इफ in 1995 जो उसमें दिया हुआ है, the exchange rate for US dollar was rupees 35 and in 2010 it moved to rupees 45, then we say that rupee has depreciated by 28.57% in 15 years. ये point clear है? Is it the true change in value? That is the buying power of rupee. Most of us would tend to disagree because we think that in purchasing power terms this may be untrue, because not only the buying power of rupee has changed but the same has also happened to the buying power of US dollar. Point clear है एकदम? जो इसमें लिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो इसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि सपोज करो कि आपका 1995 में, ठीक है, INR और USD, इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये क्या था कि 1 INR जो था वो, या 1 US डॉलर जो वो रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1995 में जो कर रहा था 1 US डॉलर
ये बराबर था ₹35 के, और जो कि 2010 में $1 बराबर हो गया ₹45 के। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? इसको देखने से तो सीधा यही लगता कि रूपी डेप्रिसिएशन हुआ। इसको देखने से क्या लगता है? रूपी डेप्रिसिएशन एंड डॉलर एप्रिसिएशन हुआ। इसको देखने से यही लगता है ना? यस सर। यस ना? और आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे 45 माइनस 35 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100। कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है? 10/35 इंटू 100। जल्दी करो, कौन कर रहा है? हेलो, कितना आया? कोई नहीं बता रहा है। खैर जितना भी आया चलो। 28.57 28 पॉइंट समथिंग। और ठीक है, तो ये 28.57 यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रूपी 28.57% डिप्रिशिएट कर गया, या आप यूं कह सकते हैं कि जो डॉलर है वो रूपी के मुकाबले 28.57% एप्रिशिएट कर गया। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो इसको देखने से तो आपको यही लगता है ना कि रूपी का परचेजिंग पावर कम हो गया। रूपी का परचेजिंग पावर कम हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डॉलर का परचेजिंग पावर बढ़ गया हो। तो इसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे? हाउ टू लुक इनटू दिस? तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू इंडेक्स। इंडेक्सेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो इंडेक्सेशन क्या हुआ? इंडेक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्राइस चेंजेस को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट, यू एडजस्ट द प्राइस चेंजेस इनटू एक्सचेंज रेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Nominal exchange rates do not account for the purchasing power of the currencies. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट से किसी भी देश की करेंसी के परचेजिंग पावर को आप असेस नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू को एडजस्ट नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में ARR, पे बैक पीरियड, IRR, NPV, उस पे हम लोग क्या करते थे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करते थे, जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होता था। तो इसमें भी वही है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स होते हैं उसमें हम लोग टाइम वैल्यू को या प्राइस लेवल्स को एडजस्ट नहीं करते हैं। आगे कह रहा है द चेंज ओवर 15-year पीरियड फ्रॉम 1995 to 2010 इज 45 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 35 इन, ये बराबर हो गया 28.57%, कॉल्ड नॉमिनल चेंज इन वैल्यू। ये जो चेंज आपको डिपिक्ट हो रहा है ये नॉमिनल चेंज इन वैल्यू है। आगे कह रहा है देयरफॉर रूपी हैज डेप्रिशिएटेड बाय 28.57% अगेंस्ट यूएस डॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years in nominal terms। अब आगे है in case of countries whose currency is pegged। pegged का मतलब क्या हुआ? what is pegged? pegged का मतलब क्या हुआ? जो दो करेंसी को जोड़ता है। जो दो करेंसी, मतलब जब किसी एक करेंसी को आप दूसरे करेंसी के अगेंस्ट में टाई अप करते हैं तो उसको कहते हैं पेगिंग। क्या कहते हैं उसको? इट इज कॉल्ड पेगिंग।
ठीक है, is pegged, the nominal exchange rate remains fixed and is not allowed to change by law. एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट. जहां पे दो करेंसी आपस में क्या होती है, पेग्ड होती है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आता. लॉ के मुताबिक उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता. अब आगे एक एग्जांपल लिख रहा है, चाइनीज युआन एंड हांगकांग डॉलर आर प्रोमिनेंट एग्जांपल्स एज ऑन टुडे. आज के समय में भी चाइनीज डॉलर, चाइनीज युआन और हांगकांग, क्योंकि हांगकांग को चाइना क्या मानता है, अपना ही हिस्सा मानता है, तो इसलिए उसने क्या किया कि हांगकांग का जो डॉलर है उसको और चाइनीज युआन को आपस में पेग कर दिया गया है. whose values are not allowed to change much by the act of law. Since exchange rates is fixed, nominal exchange rate is practically of no use. नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसी भी प्रकार का कोई यूसेज का नहीं है, उसका कोई प्रैक्टिकल implications नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड होता है. आगे, however, fixing nominal exchange rates does not mean that no change in value of the currency has occurred in terms of purchasing power. आगे, however, fixing nominal exchange rate does not mean that no change in value of the currency has occurred in terms of purchasing power. In fact, the purchasing power of the currencies has changed, even though it appears to be constant in terms of fixed nominal exchange rate. In true sense, a fairer view can be taken only if one analyzes the purchasing power of the two countries involved with the changes in the nominal exchange rates. मतलब क्या हो गया कि दो देशों की करेंसीज के ट्रू परचेजिंग पावर को आप लोगों को अगर इवैल्यूएट करना है तो आपको परचेजिंग पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से. अगर आप टाइम के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है, जहां पे पेगिंग होता है, उस तरीके का एक्सचेंज रेट का कोई मायने नहीं होता. अब उसी को एक्सप्लेन किया है आगे रियल एक्सचेंज रेट से. रियल एक्सचेंज रेट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. Real exchange rate is the nominal exchange rate adjusted for purchasing power of the two currencies with nominal spot exchange rate. उसको हम लोग S1 मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? S1 direct quotation, that is units of home currency per unit of foreign currency. The real exchange rate would be as per. अब ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में देखिएगा, real exchange rate is equal to S0 by S1 into relative price level in home country divided by relative price level in the foreign country. क्लियर है? अब इसको अगर हम लोग समझते हैं इन 200. अब S0 का मतलब क्या हुआ? S0 and S1 are the spot exchange rates at time t, T0 and time T1 expressed in direct terms. अब देखिए expressed in direct terms का मतलब T0 and T1. T0 और T1 का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल हमने आपसे शेयर किया, वो एग्जाम्पल में क्या था कि हमने 2 साल लिया था. एक था 1995 और दूसरा साल जो हमने लिया था वो 2010. अगर हम लोग S0 की बात करें तो S0 को हम लोग जो बेस ईयर होता है, जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो S0 यहाँ पे बेस ईयर के तौर पे क्या हुआ? बेस ईयर जो हुआ वो बेस 1990 का हुआ, ठीक है, या 1995 का हुआ. और अगर हम लोग S1 ले तो S1 हमारा करंट हुआ और वो करंट क्या है? 2010. तो S1 S0 बाई S1 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है बताइए? रिलेटिव प्राइस लेवल इन होम कंट्री. मतलब जो 1995 में जो हमारे पास रिलेटिव जो प्राइस था, जो लेवल चल रहा था, और जो आज का लेवल है, उस हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो इसका वैल्यू निकलेगा, दैट वैल्यू विल बी नोन एज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया होगा.
normally real exchange rate is measured in terms of some base year. मैंने लिखा यहाँ पर देखिएगा base year where the index value is set at 100. As an example, consider the following data. जैसे अगर हम लोग इंडिया में इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन 1980 से हम लोग एडजस्ट करते हैं, जहां पे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो बेस था वो बेस 100 था, 100 बेसिस पॉइंट्स। अगर हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जब से आया, जब से इंडेक्स बना और तब से लेके अभी तक अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी हम लोग यही कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई हमारा जो बेस प्राइस से अभी का कितना डिफरेंस आया, बेस पे हमारा इंडेक्सेशन क्या था, अभी हमारा क्या इंडेक्सेशन है, उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो परसेंटेज आएगा वही हमारा परसेंट चेंज को शो करेगा, एग्जैक्ट चेंज को। अब सपोज कीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग बात करें इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो 2 साल लिया है, ईयर 2000 एंड 2005, ईयर 2000 एंड 2005। तो अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो ये 2000 क्या हो गया, दिस 2000 इज S0 और ये 2005 क्या हो गया, दिस इज S1। क्लियर है क्लास? यस सर। यस सर। Yes, sir. उसके बाद, हाँ उसके बाद देखिए जो बेस था, बेस हमारा क्या था, S0 यानी कि 2000। उस समय नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना था, पर डॉलर ₹42 था। और 2005 में जो कि करंट ईयर है, उस समय हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट में पर डॉलर के हिसाब से, मतलब पर डॉलर इज इक्वल टू ₹45। 45. ठीक है। प्राइस, हाँ प्राइस लेवल क्या था इंडिया में, 1000 था और प्राइस लेवल इन यूएसए क्या था, 700 और 735 और यहाँ पे 1000 और 1100। Both nominal and real exchange rates are expressed on an index basis, that is the base year value is normalized to 100. Hence the exchange rate of 42 in any year, say beginning of year 2000, is indexed to 100. The nominal exchange rate on index basis would be 42 by 45 into 100. ये समझ में आया? 42 by 45 into 100 ये कैसे हुआ? अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इंडेक्स करेंगे तो 42 उस समय का था बेस का, करंट का कितना है 45 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्सेशन करके जो भी आएगा वो होगा। इंडिकेटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर बाय 6.67%। अब जब आप इंडेक्स करके निकाल के लेके आ रहे हैं तो उसका वैल्यू आ रहा है 93.67 और अगर हम लोग 100 बेस मानते हैं पूरा परसेंट तो आप डिप्रिसिएशन कितना देखेंगे, 93.67% डिप्रिसिएशन। अगर आप माइनस करेंगे तो डिप्रिसिएशन हो गया 6.33% का डिप्रिसिएशन हुआ इंडियन रूपी में इन 5 सालों के दौरान, जो 2002 से 2005 का समय है। अब उसी तरीके से on index basis nominal exchange rate greater than 100 indicates appreciation of domestic currency। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेने का होगा। अगर सपोज करें कि ये हमारा S0 में हमारा जो डॉलर का रेट था वो सपोज कीजिए 45 हो जाता पर डॉलर और S1 में ये 42 हो जाता पर डॉलर, तो अब अगर हम लोग इंडेक्सेशन निकालते तो बेस ईयर हमारा 45 था, 45 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100 अगर आप कर देते तो ये तकरीबन आता 106.33%। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो इंडेक्सेशन है ये बेस 100 से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी करेंसी, होम करेंसी अब डिप्रिशिएट नहीं कर रही है बल्कि होम करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। अब आगे देखिए, does the rupee depreciation by 6.67% in nominal term implies that one would be buying 6.67 less than what US dollar can in the year 2005 as compared to year 2000? Not really. So the buying power would be dependent upon the inflation rates in the two countries। ये तो केवल इंडिया का आपने निकाला।
अब अमेरिका का भी तो निकालना पड़ेगा। इन टू कंट्रीज द बाइंग, ये लाइन फिर से सुनिएगा, द बाइंग पावर वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द इन्फ्लेशन रेट इन द टू कंट्रीज, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। Assume that price level as measured by the indices are 1000 in India and 700 in USA in the year 2000. However, the purchasing power of rupee stands reduced by 10% with rise in price in India, whereas in case of dollar, the purchasing power declines. आगे क्या है देखो तो, purchasing power declines by how much, मेरे पास नहीं लिखा हुआ है। 5%. 5%. 5%. 5%। तो अब उसको भी हम लोगों को इंडेक्सेशन करके उसी हिसाब से दोनों की करेंसी को पैरिटी करने के बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। पैरिटी करने के बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो वैल्यू निकल पाएगा। तो अभी जो हमने सिर्फ ये समझा कि इंडियन रूपी को हमने ये जानने की कोशिश की कि 2000 से लेके अभी तक उसके वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ या डिप्रिसिएशन हुआ, लेकिन ये ट्रू वैल्यू को शो नहीं करेगा। अगर आप रियल और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इंडियन रूपी को तो डिप्रिशिएट और एप्रिशिएट होता हुआ देखना पड़ेगा, उसको तो एडजस्टमेंट होता हुआ देखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि यूएस में प्राइस लेवल क्या था और यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या इफेक्ट हुआ, उसके एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट हुआ, और फिर दोनों को कंबाइन करके एक रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो जब दोनों देश के प्राइसेस को एडजस्ट करने के बाद हम लोग अगर एक एक्सचेंज रेट पे अराइव करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका रियल या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा, और ये रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे पब्लिक डोमेन में रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा, और इसमें फ्लक्चुएशंस डेली बेसिस पे नहीं हो सकता। ये एनुअलाइज्ड होगा, ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के दौरान होता है, ये लॉन्गर पीरियड टाइम फ्रेम के लिए होता है, जबकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अब जैसे अभी का एक्सचेंज रेट अभी आप देख रहे हैं कुछ और है, अगर आप टीवी देखिए, टीवी ऑन करके, तो हर सेकंड, हर 5 सेकंड, हर टिक के साथ वो एक्सचेंज रेट चेंज करता है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स है वो हमेशा क्या होता है कि शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, और जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स होता है वो लार्जर पिक्चर्स के लिए होता है। ठीक है, क्लास समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है सर अंकित का डिस्कनेक्ट हो गया था, बाहर है। ठीक है, रुक जाओ।